गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बीज जो टॉपिक था उसके बारे में। ये सस्य विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, ये आपको पता ही है। उसकी आगे से हम अध्ययन करेंगे, आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। हमने यहाँ पर बीज की विशेषताओं के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने पढ़ लिया था आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता। दूसरा हमने पढ़ लिया था भौतिक शुद्धता। इन दो टॉपिकों के ऊपर हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो है बीज ओज। क्या है? बीज ओज। देखो बीज ओज होता क्या है। बीज ओज का मतलब होता है इसका बीज का तेज प्रताप, उसका कहने का मतलब उसकी चमक, उसका क्रियात्मक स्वास्थ्य क्या कहलाता है? बीज का ओज कहलाता है। इसका क्रियात्मक स्वास्थ्य ही बीज का ओज कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज का ओज कहलाता है। यहाँ पे हम बात करें कि क्रियात्मक स्वास्थ्य का मतलब होता है रंग, इसका चमक, इसकी बीज की आकृति आदि क्या होनी चाहिए, इसके अंदर अच्छे होने चाहिए। रंग भी अच्छा होना चाहिए, चमक अच्छी होनी चाहिए, इसकी आकृति अच्छी होनी चाहिए, इससे टेढ़े मेढ़े बीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा किस में आता है? बीज ओज में। क्योंकि बीज ओज अच्छा होने पर उसका अंकुरण प्रतिशतता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ पे इसकी बीज ओज अच्छा होने पर अंकुरण प्रतिशतता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसका जो पौधा तैयार होता है वो भी क्या होता है? स्वस्थ पौधा तैयार होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर चौथे टॉपिक की, और चौथा टॉपिक जो आपका है उच्च अंकुरण क्षमता। क्या है? उच्च अंकुरण क्षमता। क्या है? उच्च अंकुरण क्षमता। यहाँ पे उच्च अंकुरण क्षमता की बात करें तो उच्च अंकुरण क्षमता, यदि हम जैसे मान लो 100 बीज बो रहे हैं, अब 100 बीज बो रहे हैं तो इसके अंदर 100 बीजों के अंदर कितने बीज अंकुरित हो रहे हैं? जैसे हमने मान लो 100 बीज बोए, इसमें से मान लो 40 बीज अंकुरित हुए, 40 बीज अंकुरित हुए, 40 बीज अंकुरित हुए। इसका मतलब क्या कि 40% बीज अंकुरण प्रतिशतता है। कितने प्रतिशत है? 40%। देखो इसका अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, और वो सूत्र है अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। देखो उच्च अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए जो अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र है अंकुरित बीजों की संख्या, यानी कि मान लो इसमें से अंकुरित बीज हुए 40। कितने अंकुरित हुए? 40। कुल बोए गए बीजों की संख्या, कुल बोए कितने बीज से? हमने 100 बीज बोए थे। यहाँ पे कितने बीज बोए थे? 100। और इसमें से अंकुरित कितने हुए? 40। 40 ऊपर लिख दिया, 100 नीचे लिख दिया, इंटू में कितने हैं? 100 है। 100 से 100 कट रहे हैं तो कितने बच गए? 40%। और हम क्या निकाल रहे हैं? सूत्र निकाल रहे हैं। ये क्या है? औसत का सूत्र है, यानी कि हम इसे क्या करते हैं? अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। तो 100 लगा रहे हैं, 100 किसके लिए आता है? प्रतिशत के लिए आ जाता है यहाँ पे। तो ये अंकुरण क्षमता। अब इसमें बीजों की अधिकतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग बीजों की अलग अलग अंकुरण प्रतिशतता होती है। जैसे हम बात करें गेहूं, जौ, ठीक है, इसकी अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण प्रतिशतता न्यूनतम। ये क्या है? न्यूनतम। कितनी है? न्यूनतम क्या है? गेहूं और जौ की जो अंकुरण प्रतिशतता है वो 85% है। कितने प्रतिशत है? 85%। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे बाजरा है, बाजरे की है 75%। कितने प्रतिशत है? 75%। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं इसके अंदर अंकुरण प्रतिशतता की बात करें, धान, ज्वार,
धान, जवार, तिल, किसकी? धान, जवार, तिल की बात करें तो यहाँ पे बात करें तो इसकी अंकुरण प्रतिशत होती है वो 80% होती है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो इसके अंदर जैसे कपास होती है, कपास की अंकुरण प्रतिशत कितनी होती है? 65% होती है। और सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किसकी होती है? कपास की होती है। सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किसकी होती है? कपास की होती है, और वो कितनी होती है? 65%। ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत किसकी होती है? ये अंकुरण प्रतिशत सबसे अधिक नहीं है। यहाँ पे हम बात करें सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत, तो नोट लगा कर लिख लो। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत होती है मक्के की। किसकी? मक्का की। और कितनी होती है? 98%। कितने प्रतिशत होती है? 98% होती है। ठीक है। मक्के के यदि हम 100 बीज बोएंगे तो उसमें से 98 बीज क्या होंगे? अंकुरित होंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीज कटे फटे हैं और उन 100 बीजों को बुआई कर रहे हो तो वो बीज अंकुरित नहीं होंगे। बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, जिनकी आनुवंशिक भौतिक शुद्धता अच्छी हो, अंकुरण प्रतिशत अच्छी हो, वो बीज लेने हैं, और उसमें 98% अधिकतम अंकुरण प्रतिशत होती है। तो सबसे अधिक यहाँ पे बात करते हैं सबसे अधिक की। ठीक है। इस प्रकार अंकुरण प्रतिशत या अंकुरण क्षमता उच्च होनी चाहिए। ठीक है। यदि हम अंकुरण क्षमता उच्च नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बीज का चुनाव नहीं करेंगे। ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसके लिए। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इसका अगला जो टॉपिक है वो है नमी की मात्रा, यानी कि बीज के अंदर नमी की मात्रा। बीज के अंदर नमी की मात्रा हम बात करें, इनकी 5वां पॉइंट है बीज में नमी की मात्रा। अब बीज में नमी की मात्रा, यानी कि हम जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि इस बार तो बीज हमारे खराब हो गए, या इल्ली लग गई, या मान लो कुछ भी हो जाता है, स्वाद नहीं रहा। तो ये किसके कारण होता है? जब हम बीजों को भंडारित करते हैं तो उस समय हमें नमी यदि कम और ज़्यादा रह जाती है, या तो कम रह जाए या ज़्यादा रह जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि बीज जल्दी ही खराब हो जाते हैं। तो बीजों के लिए, सभी बीजों के लिए हमें जो नमी है वो है निश्चित रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सभी अनाजों का भंडारण, अब सभी अनाजों का जो भंडारण है वो 12% नमी पर करते हैं। कितने प्रतिशत नमी पर है? 12% नमी पर करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सभी दालों का भंडारण। सभी दालों का भंडारण 8 से 10% नमी पर करते हैं। ये 10 से 12 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि 12% नमी आती है यहाँ पे। ठीक है। और सभी तिलहन का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर? 6 से 8% नमी पर करते हैं। कितने प्रतिशत नमी पर करते हैं? 6 से 8% नमी पर करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो, आनुवंशिक शुद्धता हमने पढ़ ली, बीज की विशेषताओं में भौतिक शुद्धता हमने पढ़ ली थी। आनुवंशिक शुद्धता क्या है? आनुवंशिक शुद्धता यह है कि इसके अंदर इसके आनुवंशिक रूप से सभी बीज समान होने चाहिए। उनका आकार, रंग, चमक, उनकी आकृति जो भी है वो सब कुछ क्या होना चाहिए? एक समान होनी चाहिए। पके हुए बीज होने चाहिए इस प्रकार के। तो ये क्या है? आनुवंशिक शुद्धता है। उसकी जो रंग है उसको देखकर सभी बीजों के, क्योंकि हर किस्म अलग अलग प्रकार के बीजों के थोड़ा वो डिफरेंट आता है, तो वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सभी बीज एक समान होने चाहिए। यहाँ पे भौतिक शुद्धता की बात करें कि भौतिक शुद्धता में आता है कि कंकड़ पत्थर है, जो भी आपके अन्य फसलों के बीज है, खरपतवारों के बीज है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर में से बीजोज में क्रियात्मक स्वास्थ्य ही बीज का वो जिक्र आता है। इसके अंदर हम ले सकते हैं क्रियात्मक स्वास्थ्य, इसकी रंग, चमक, आकृति, इसके अलावा कटे फटे नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उच्च अंकुरण क्षमता का, यानी बोए गए बीज अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बोए गए बीज बटा इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, उच्च अंकुरण क्षमता हो जाएगी।
आगे है बीज में नमी की मात्रा। अब देखो बीज में नमी की मात्रा, यदि बीज में नमी की मात्रा निश्चित नहीं रखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर बीज खराब होने का डर रहता है, जल्दी खराब हो जाता है, लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसलिए सभी अनाजों का भंडारण हम नोट लगा कर भी लिख सकते हो, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है 12% नमी पर। और सभी दालों का भंडारण 8 से 10% नमी पर करते हैं, और तिलहन का भंडारण जो करते हैं 6 से 8% नमी पर करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो है अगला, इसके अंदर रोग मुक्तता। कौन सा है? रोग मुक्तता। रोगों से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए इल्ली लगी हुई है बीज के अंदर और इल्ली लगी हुई है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इल्ली लगी हो, कीट लगे हो तथा अनेक प्रकार के फफूंद जनित रोग होते हैं, वो रोग नहीं लगे होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और डिजीज से फ्री होना चाहिए बीज। किससे फ्री होना चाहिए? डिजीज से फ्री, यानी कि रोग मुक्त होना चाहिए। इसके बाद में जो आपका 7वां पॉइंट आता है वो है, इसके अंदर हम बात करें परिपक्वता की। किसकी बात करें? परिपक्वता की बात करते हैं। देखो परिपक्वता यदि परिपक्व बीज नहीं है, यदि परिपक्व बीज नहीं लेते हैं तो वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पूर्ण रूप से पका हुआ भून नहीं होगा, इस कारण से वो क्या हो जाएगा? अंकुरित नहीं हो पाएगा। देखो अन्य बीजों में जैसे हम बात करें, कच्चे बीज हो जाते हैं तो उनका कलर ग्रीन रह जाता है। एक तो सीधी सी बात करें तो उसमें जब बीज सूख जाता है उसके बाद में उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, एक समान आकृति नहीं रह पाती है और कच्चा रह जाता है, हल्के रह जाते हैं कच्चे बीज। तो ठीक है, तो इसलिए परिपक्वता अच्छी होनी चाहिए। परिपक्वता अच्छी होगी तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर उसका अंकुरण प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिसको आपको बोने में लाभ होगा और पौधों की संख्या उतनी प्राप्त हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आप अगला पॉइंट है वो है, इसके अंदर अगला जो पॉइंट है आपका वो है वास्तविक उपयोगिता मान। क्या है? वास्तविक उपयोगिता मान। क्या है? वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। वास्तविक उपयोगिता मान किस किस से निकाला जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो वास्तविक उपयोगिता मान यानी कि इसके अंदर जो शुद्धता है और इसके अलावा जो अंकुरण प्रतिशत है, शुद्धता मतलब भौतिक शुद्धता, और जो अंकुरण प्रतिशत है, क्या है? अंकुरण प्रतिशत, उसके आधार पर क्या निकाला जाता है? वास्तविक उपयोगिता मान निकाला जाता है। यहाँ पे इसका जो सूत्र है वो है, वास्तविक उपयोगिता मान कैसे निकालोगे? ठीक है, इसके अंदर जो सूत्र है वो है, इसके अंदर अंकुरण प्रतिशत इनटू, यदि हम शुद्धता प्रतिशत की बात करें, शुद्धता प्रतिशत बटा 100, ये है इसका वास्तविक उपयोगिता मान का सूत्र। अब इसके द्वारा अंकुरण प्रतिशत, जैसे मान लो अंकुरण प्रतिशत अभी हमने बात की थी 85% या 90% अंकुरण प्रतिशत है, और शुद्धता प्रतिशत इसमें जो भौतिक शुद्धता है वो कितने प्रतिशत है? लगभग मान लो 90% भौतिक शुद्धता है। ये आपके सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा निकालने में। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने हो जाएंगे? 81%, यानी कि कितने प्रतिशत आ गया? 81% आ गया। अब यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लो, इस बीज का वास्तविक उपयोगिता मान जिसके 90% है, अंकुरण प्रतिशत और शुद्धता प्रतिशत कितनी हो? 90%, उसका जो वास्तविक उपयोगिता मान कितना आ गया? 81% आ गया। अब यदि हम बात करें इसके अंदर कि इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो इसकी बात करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे आप नोट लगा कर लिख लो, इसके अंदर कि वास्तविक उपयोगिता मान न्यूनतम 75% होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम 75% होना चाहिए। यदि इससे नीचे कोई बीज का वास्तविक उपयोगिता मान आ रहा है
तो वो बीज मान्य नहीं है, वो बीज उपयोगी उन्नत नहीं कह सकते उस बीज को, या अच्छे गुणों वाला बीज नहीं मान सकते। तो यहाँ पे इसमें तो वास्तविक उपयोगिता मान तो एक तो सूत्र याद रखना है, और एक आपको याद रखना है न्यूनतम मान इसका कितना प्रतिशत होता है, 75 इसका रियल वैल्यू मान कितना आता है, 75% आता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपके। अब लास्ट एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर, बीज की जीवन क्षमता। अब 9वां पॉइंट है जो है बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, देखो बीज की जीवन क्षमता। अब बीज की जीवन क्षमता होती है वो, बीज की जीवन क्षमता लंबी होनी चाहिए। इस प्रकार की कुछ 2-4 बातें कह सकते हैं हम कि बीज की जीवन क्षमता लंबी होनी चाहिए, लंबे समय तक वो जीवित रहना चाहिए, जीवित बीज का हमें चुनाव करना चाहिए, ताकि हमें जो बीज खेतों में बोएंगे, क्योंकि बीज हमारे पास आते हैं वो महंगे होते हैं, तभी तो हम इतनी विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि उन्नत बीज की विशेषताएं क्या क्या होती है। हमें आनुवंशिक शुद्धता देखनी होती है, भौतिक शुद्धता देखनी होती है, बीज ओज देखना होता है, उच्च अंकुरण क्षमता देखनी होती है, बीज में नमी की मात्रा देखनी होती है, रोग मुक्तता देखनी पड़ती है कि किसी प्रकार की किसी रोग से ग्रसित हो या कीट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर परिपक्वता की जांच करनी चाहिए, वास्तविक उपयोगिता मान की जांच करनी, बीज की जीवन क्षमता, क्योंकि बीज जो भी मार्केट में आपके पास आप लेके आओगे वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तभी हम इन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। बीज की जीवन क्षमता यानी कि बीज जीवित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4-5 साल, जैसे जैसे आयु उम्र गुजरती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बीज की जीवन क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीज की जीवन क्षमता यानी मध्य बीज लेके आ रहे हो आप बाजार से और उसकी बुआई कर रहे हो तो आपको हानि होगी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं बीज उत्पादन की 4 विधियां होती है। क्या, किसकी, बीज उत्पादन की 4 विधियां होती है। बीज उत्पादन की, या कह सकते हो बीजोत्पादन। अब अगला टॉपिक है जो है बीजो उत्पादन है, और बीज उत्पादन की जो विधियां हैं वो कितनी हैं, 4। कितनी हैं, 4। भारत में जो बीज उत्पादन किया जाता है वो 4 प्रकार से उत्पादित किया जाता है। अब हम चारों का एक साथ ही डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, एक साथ ही उसका वर्णन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, मूल केंद्र बीज। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियस सीड। कौन सा सीड, न्यूक्लियस सीड, यानी कि केंद्रक बीज कह सकते हो इसको, मूल केंद्र बीज। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे इसके नीचे। और जो दूसरा बीज है वो है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज। तीसरा बीज है वो है आधार बीज। इसके बाद में चौथा जो बीज है वो है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज। ये 4 प्रकार के बीज उपस्थित हैं हमारे पास। हमारे भारत देश में इस प्रकार के क्रम में होते हुए बीज का उत्पादन किया जाता है। जो उन्नत बीज है उसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है मूल केंद्र बीज, फिर आता है प्रजनक बीज, फिर आता है आधार बीज, फिर आता है प्रमाणित बीज। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रमाणित बीज। देखो यहाँ पे अब हम इस तरफ लिखेंगे इसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं कह सकते हो इसको, इसकी जो कैरेक्टर है वो कह सकते हो, या फिर इसकी जो बनाने की विधियां हैं, कौन इनको बनाता है, कितनी इनकी आनुवंशिक शुद्धता होती है, भौतिक शुद्धता कितनी रखनी है इसमें, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मूल केंद्र बीज। मूल केंद्र बीज ये हमें बीज उत्पादन की प्रथम पीढ़ी मिलती है। क्या है ये, सबसे पहले यहाँ पे लिखो प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का मतलब समझ रहे हो, यानी बीज उत्पादन करने की शुरुआत है कौन, मूल केंद्र बीज। कौन सा बीज है, मूल केंद्र बीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रजनक बीज। मूल केंद्र बीज से प्रजनक बीज निर्मित होता है। मूल केंद्र बीज से कौन सा बीज निर्मित होता है, प्रजनक बीज।
प्रजनक बीज के द्वारा आधार बीज निर्मित होता है, आधार बीज के द्वारा प्रमाणित बीज प्राप्त होता है। देखो इसका निर्माण प्रयोगशाला में किसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में, किसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, मूल केंद्र बीज का उत्पादन किया जाता है। ये प्रथम पीढ़ी होती है बीज उत्पादन की, और इसे प्रयोगशाला में पादप प्रजनक की देखरेख में बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता की। आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, जो मूल केंद्र बीज है इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो होती है 100%, यानी कि आनुवांशिक रूप से भी ये 100% शुद्ध होता है और भौतिक रूप से भी ये क्या होता है 100% शुद्ध होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके, यानी कि ये किसके कहाँ पे निर्मित होता है, ये हमने बात कर ली। देखो प्रथम पीढ़ी बीज उत्पादन की प्रथम पीढ़ी होती है, प्रयोगशाला में पादप प्रजनक की देखरेख में उत्पादित किया जाता है। आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता इसकी क्या होती है, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता क्या होती है इसकी 100% होती है। इसके बाद में हमने बात की है प्रजनक बीज की। देखो प्रजनक बीज जो होता है वो है इसके अंदर, इसके द्वारा मूल केंद्र बीज के द्वारा निर्मित किया जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर आधार बीज किससे निर्मित किया जाता है, प्रजनक बीज से, और प्रमाणित बीज किससे निर्मित किया जाता है, आधार बीज से। तो इसकी जो संतति है मूल केंद्र बीज की संतति कौन सी है संतति, क्या कहेंगे, कौन सी संतति होगी, प्रजनक बीज। क्या होगा इसका संतति, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, मूल केंद्र बीज की संतति क्या है, प्रजनक बीज, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी संतति मतलब मूल केंद्र बीज की संतति, इसकी संतति कौन सी है, प्रजनक बीज। समझ में आया नहीं है, ये 4 चीजें। मूल केंद्र बीज निर्माण की प्रथम पीढ़ी है, प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है इसको, और कहाँ किसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में इसको निर्मित किया जाता है। इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो 100% होती है, और इसकी संतति होती है वो प्रजनक बीज होता है। अब बात कर लेते हैं प्रजनक बीज की पीढ़ी कौन सी है, बीज उत्पादन की द्वितीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कहाँ पे निर्माण किया जाता है, विश्वविद्यालय संस्थाओं ठीक है आदि में निर्मित किया जाता है। वही पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है, किसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख में। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद में आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे थे आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की। अब इसकी भी जो आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। यहाँ पे हमने बात की है प्रयोगशाला में पादप प्रजनक की देखरेख में, ये विश्वविद्यालयों संस्थाओं ठीक है आदि में जो प्रमाणित संस्थाएं होती है वहाँ पे ये उत्पादित किया जाता है। इसके बाद में आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता क्या होती है, 100% होती है। इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता क्या होती है, 100%। इसकी जो संतति है प्रजनक बीज है। अब ये किससे निर्मित किया जाता है, मूल केंद्र बीज से। यह बीज मूल केंद्र बीज से निर्मित किया जाता है, किया जाता है। अब ये बीज किससे निर्मित किया जाता है, मूल केंद्र बीज से निर्मित किया जाता है। जो प्रजनक बीज निर्मित होगा वो किससे होगा, मूल केंद्र बीज से, क्योंकि हमने पहले क्या किया इसकी संतति प्रजनक बीज होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके अंदर
आधार बीज की, किसकी? आधार बीज जो आपका तीसरी पीढ़ी है। अब इसको लिख सकते हो तीसरी तृतीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी कह सकते हो, तृतीय पीढ़ी, क्योंकि तीसरी स्टेप आगे बीज उत्पादन की। देखो ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, ये भी चीज है यहाँ पे लिख लो आप, ये बहुत कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रथम स्थिति है और प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है, तो ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। फिर इनकी बुआई की जाती है तो क्या बनता है? प्रजनक बीज बनता है। प्रजनक बीज की जब बुआई करते हैं तो आधार बीज बनता है। आधार बीज के बाद में प्रमाणित बीज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली है यहाँ तक। इसके बाद में ये बीज मूल केंद्र बीज से निर्मित किया जाता है। इसके बाद में आधार बीज तृतीय पीढ़ी है। तृतीय पीढ़ी है तो ये तृतीय पीढ़ी, इसके बाद में इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? ये भी विश्वविद्यालयों, प्रमाणित संस्थाओं आदि में इसका भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता की। इसकी जो आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो 98% से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। 98% से कम नहीं, ज्यादा हो सकती है। कितनी होनी चाहिए आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता? 98% से ज्यादा होनी चाहिए, या तो 98% या 98% से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इस बीज के द्वारा प्रमाणित बीज निर्मित होता है। इसकी जो संतति है वो क्या है? प्रमाणित बीज है। प्रमाणित बीज इसकी क्या हो गई? संतति हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रमाणित बीज की। इसकी बात करते हैं प्रमाणित बीज। ये प्रमाणित बीज कौन सी पीढ़ी है? चतुर्थ पीढ़ी या चौथी पीढ़ी, या इसको लिख सकते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चौथी या चतुर्थ पीढ़ी जो भी है आप बोल सकते हो इसको चौथी पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी, क्योंकि 4 नंबर पर आ रहा है नहीं। इसके बाद में इसका निर्माण किया जाता है विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, उन्नत किसानों आदि के द्वारा। ठीक है, इसकी जो आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता होती है वो 98% से ज्यादा होती है इसकी भी। और इसकी जो संतति है वो संतति को कोई संतति नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? किसानों को वितरित कर दिया जाता है। इस बीज को किसानों को बुआई के लिए दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? किसानों को बुआई के लिए दे दिया जाता है। ये बीज बुआई के लिए नहीं दिए जाते हैं। ये बीज क्या होते हैं? बुआई के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो तीनों बीजों के लिए नोट लगा ले लो। मूल केंद्र बीज, प्रजनक बीज और आधार बीज तीनों ही बुआई के लिए नहीं दिए जाते हैं। कौन सा बीज दिया जाता है? प्रमाणित बीज दिया जाता है। देखो प्रमाणित नाम ही क्यों पड़ा है कि प्रमाणित का मतलब होता है कि प्रमाण किया हुआ, यानी कि इसको प्रमाणित कर दिया गया है कि ये बीज पूरे नियम कानून कायदों के आधार पर पूरी भौतिक आनुवंशिक शुद्धता और पूरी देख में उत्पादित किए गए हैं, और इसकी जो भी क्वालिटी इन्होंने बताई है वो पूरी क्वालिटी इसके अंदर, पूरे मापदंड इसके अंदर उपस्थित है। इसलिए किसान विश्वास करके इस बीज को खरीद लेते हैं, उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रमाणित बीज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है इन सभी के अंदर, यहाँ पे हम बात करते हैं टैग की। किसकी? टैग की। ये चीज मैं आपको अलग इसलिए बता रहा हूँ कि ये टैग वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है जेट की एग्जाम में। किसमें? जेट की एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इसके अंदर प्रजनक बीज है, आधार बीज है, प्रमाणित बीज है या मूल केंद्र बीज है, इसके ऊपर टैग कौन सा लगाया जाता है। तो इसके अंदर टैग, यहाँ पे लिख लो कॉर्नर में टैग और टैग।
मूल केंद्र बीज, इसका कोई किसी प्रकार का किसी रंग का कोई टैग नहीं होता है, टैग नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रजनक बीज की। प्रजनक बीज के ऊपर जो टैग होता है सुनहरे पीले रंग का, सुनहरे पीले रंग का। कौन से रंग का? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। जो आधार बीज होता है इसके ऊपर सफेद रंग का टैग लगा होता है। और जो यह है बीज कौन सा? प्रमाणित बीज, इसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा होता है। कौन से रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का। ये मैंने इसलिए अलग से बताया है ताकि आपको स्पेशल ध्यान रहे कि हाँ इस प्रकार सर ने ये करवाया था और फिर अंत में ये चीज़ बताई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 2-3 साल से तो आराम से रिपीट हो ही जाता है, क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है लगभग। सुनहरे पीले रंग का, सफेद और नीले रंग का। कौन कौन से? देखो, प्रजनक मूल के अंदर बीज शुरुआती अवस्था पर किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगाया जाता है। और इसके बाद में प्रजनक बीज, प्रजनक बीज पर कौन से? सुनहरे पीले रंग का टैग लगाया जाता है। और आधार बीज, आधार बीज पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। और प्रमाणित बीज होता है उसके ऊपर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गई होगी या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर हम टैग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टैग होता क्या है। कुछ स्टूडेंटों के माइंड में ये चल रहा होगा कि टैग होता क्या है। अब टैग की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई भी जैसे बीज लेके आते हो बाजार से, तो उसके ऊपर या तो उसके अंदर बीज के जो बोरा होता है उसके अंदर या तो अंदर की तरफ डला होता है ये एक पर्ची सी निकलती है। पर्ची जानते हो, कागज का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा जो भी है वो मिलता है। और उसके ऊपर लिखा होता है ये इस प्रकार की किस्म है, बाजरे की किस्म है, बाजरे की किस्म कौन सी है, या चावल की किस्म कौन सी है, जया है, रत्ना है। ठीक है, जो भी कोई सी किस्म है उसके बारे में उसकी डिटेल होती है। इसको कितने समय तक बुआई कर सकते हैं, कितने समय में बुआई कर सकते हैं, इसको भंडारित करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी, कितने नमी की आवश्यकता होगी, इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ उसके ऊपर लगी होती है। तो ये वही टैग है। ठीक है, तो टैग का हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। मूल केंद्र बीज नहीं, किसी प्रकार का कोई टैग नहीं होता है। इसके बाद में प्रजनक बीज होता है, इसके ऊपर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। और इसके बाद में आधार बीज, आधार बीज के ऊपर लगा होता है सफेद रंग का टैग। कौन से रंग का टैग? सफेद रंग का टैग लगा होता है। और प्रमाणित बीज होता है, प्रमाणित बीज होता है, इसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा होता है। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर या कुछ भी नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम जो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।